हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ये हम पढ़ चुके थे कि एवरेज रेट क्या होता है। एवरेज रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज रेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। सो हमें पता है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम क्या होता है, रिएक्शन में जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उस टाइम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। तो इसका हम ग्राफ देखेंगे कि ऑनगोइंग रिएक्शन विद टाइम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है और ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के ग्राफ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि सपोज मान लो ये T0 है, ठीक है, T0 है, ये टाइम, ये है T1। एट T1 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना था, C1। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो हमने ले लिया रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, C1। एट T2 जैसे जैसे रिएक्शन होने लगा उसका कंसंट्रेशन क्या होने लग गया, कम होने लग गया। एट द टाइम आप लोगे T2 का कंसंट्रेशन क्या हो गया, C2। सो वी कैन राइट हेयर डेल्टा सी कैसे लिखेंगे हम, C2 माइनस C1। C2 कंसंट्रेशन माइनस C1। C2 क्या फाइनल कंसंट्रेशन है और C1 क्या इनिशियल कंसंट्रेशन। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा सी का कंसंट्रेशन। और टाइम को भी इस तरह टाइम इंटरवल देखेंगे कि टाइम इंटरवल क्या आएगा, T2 माइनस T1, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और इसको हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टी। अब एक चीज़ है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पहले क्या था, ज़्यादा था, बाद में कम हो गया। तो सपोज़ मान लो ये 10 है और ये 5 है। हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, 5 में से 10 गया तो माइनस में आएगा। लेकिन हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, एवरेज रेट जो होता है, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसलिए हम बाय कन्वेंशन यहाँ पर नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। अब प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है ऑनगोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम क्या लेंगे, T1 का जो कंसंट्रेशन एट T1, यहाँ पे T0 है, एट T1 जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या लेंगे हम, C1। एट T2 जो कंसंट्रेशन वो होगा उसको हम क्या लेंगे, C2। पहले उसका कंसंट्रेशन कम था, जैसे जैसे रिएक्शन होने लग गया तो क्या होगा कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में C2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इस केस में C1 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। इस केस में C1 का कंसंट्रेशन इज़ मोर देन C2 और इस केस में C2 का कंसंट्रेशन इज़ मोर देन C1 प्रोडक्ट के केस में। सो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा और हम कैसे लिख सकते हैं एवरेज रेट को, डेल्टा C अपॉन डेल्टा टी। और C क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1। ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि बाद में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, पहले कम इंक्रीज होगा, बाद में ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो C2 माइनस C1 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे कोई माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और T2 माइनस T1। ये जो हम डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं, ये किस लिए यूज़ करते हैं, जब कोई टाइम इंटरवल हो, कोई चेंज टाइम में हमें शो हो रहा हो एट फाइनाइट टाइम, एट फाइनाइट टाइम, जहाँ पर टाइम पर इंटरवल ऑब्जर्व होता है उसको बोलते हैं फाइनाइट टाइम। अभी तक हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि इंस्टेंटेनियस रेट में हम जो टाइम पीरियड लेंगे वो इतना स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। देखो, इट इज़ अ रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, a period of time that is so small that the concentration of reactant and product change by a negligible amount। कि अगर बहुत थोड़े टाइम के लिए, अगर बहुत थोड़े टाइम का इंटरवल हो और उसमें जब हम क्या लेते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, जो चेंज आएगा, ठीक है, वो भी नेग्लिजिबल आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, हम क्या लेते थे, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता था तो ये ग्राफ बनाते थे और हम क्या बोलते थे कि डेल्टा सी का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा सी को हम क्या लिखते थे, C2 माइनस C1 का कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। टाइम को भी, टाइम इंटरवल हम माइनस करते थे। यानी यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या होता था, नोटिस होता था। सपोज ये 5 सेकेंड है और ये 10 सेकेंड है, तो यहाँ पर क्या है, और कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन 12 है, कंसंट्रेशन शुरू में 10 है और बाद में 20 होगी है, तो हम क्या लेते थे, 20 माइनस 10, और यहाँ पर क्या लेंगे, टाइम T2 क्या है 10 और ये 5, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 5।
अब एक चीज़ है कि यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, नोटिस हो रहा है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, डेल्टा वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। लार्ज चेंज है और जो फाइनाइट टाइम में हम जो चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमें क्या हो रहा है, नोटिस हो रहा है। लेकिन अगर मान लो एक पर्टिकुलर टाइम में पूछ रहा है, सपोज इस टाइम में पूछ लिया, ठीक है, 6 सेकंड के आसपास 6 सेकंड के आसपास पूछ लिया कि कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ है, तो यहाँ पर ना ही कोई टाइम इंटरवल है। एट 6 सेकंड अगर हम पूछ लें या 6 सेकंड के आसपास हम पूछ लें तो हम बोलेंगे कि इस टाइम इंटरवल नोटिस नहीं हो रहा। जब टाइम इंटरवल नोटिस नहीं हो रहा तो चेंज इन कंसंट्रेशन भी उस टाइम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। सो हम यहाँ पर अगर लार्ज चेंज हो तो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा यूज़ करते हैं। अगर बहुत स्मॉल चेंज हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डी यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन को दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये कब यूज़ करेंगे, जब फाइनाइट टाइम होगा, टाइम इंटरवल प्रॉपर होगा, ऑब्जर्व होगा। और ये कब यूज़ करेंगे, जब जो टाइम इंटरवल है बहुत थोड़ा होगा, न के बराबर होगा। इस टाइम इंटरवल पे जो कंसंट्रेशन होगा वो भी न के बराबर ही ऑब्जर्व होगा। सो एट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो डेल्टा टी होगा वो टेंस टू 0 होगा, न के बराबर होगा। अगर कोई लार्ज चेंज होता है तो हम डेल्टा वर्ड यूज़ करते हैं। अगर स्मॉल चेंज होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल डी यूज़ करेंगे। सपोज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैं पहले भी की थी, 2a + 3b गिव्स 4c। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये आ जाएगा, रिएक्टेंट के केस में माइनस लेंगे, प्रोडक्ट के केस में प्लस में लेंगे वैल्यू, -1/2 डी ए का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/3 डी बी का कंसंट्रेशन अपॉन डी बी इज इक्वल टू +1/4 डी का कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डी टी। तो इससे ये पता चलता है कि कंसंट्रेशन में चेंज भी बहुत थोड़ा है और टाइम इंटरवल में चेंज बहुत थोड़ा है, नेग्लिजिबल है। तो तब हम क्या यूज़ करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सब एज इट इज़ है। So during average rate of reaction, finite time is considered, but during instantaneous rate of reaction, very small period of time is considered. Now units देख लेते हैं, इसका units क्या होता है। अगर एक्वस स्टेट में आपका रिएक्टेंट होगा, उसमें अगर रिएक्शन हो रही होगी तो हम क्या लेंगे, उसका कंसंट्रेशन टर्म में हम यूनिट लेंगे। और अगर गैसेस में रिएक्टेंट है आपके, रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स अगर गैसेस में है तो हम उनका क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे और उस हिसाब से यूनिट हम लिखेंगे। अगर कंसंट्रेशन एक्वस में है तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं, और टाइम कितना ले लिया हमने, सेकंड में। तो इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर की टर्म में लेना है तो हम कंसंट्रेशन के बजाय प्रेशर लेंगे, और प्रेशर किस में लेते हैं हम, एटमॉस्फेयर में लेते हैं। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, ये लिखेंगे एटमॉस्फेयर सेकेंड इनवर्स। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फॉर अ रिएक्शन H2 + I2 गिव्स HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, तीनों ही गैसियस स्टेट में है। द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज 1 × 10⁻⁻4 एटमोसफेयर पर सेकेंड। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI इज, आपको डिसअपियरेंस दे रखा है H2 का और अपीयरेंस निकालना है HI का। सो यहाँ पे देखो इक्वेशन है इसकी, H2 + I2 इज गिविंग HI। पहले सबसे पहले हम क्या लिखें, हमारा जो पर्पस होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सबसे पहले आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करो। रेट ऑफ रिएक्शन इज, रिएक्टेंट के लिए माइनस वर्ड यूज़ करेंगे, माइनस सिंबल यूज़ करेंगे, -D H2 का प्रेशर अपॉन dt। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बजाय हम क्या लगाएंगे, नॉर्मल ब्रैकेट लगाएंगे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -D P H2 प्रेशर ऑफ H2 अपॉन dt। आप ऐसे भी लिख सकते हो या खाली ब्रैकेट लगा के H2 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो प्रेशर की टर्म में, इसलिए हम कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे देखो -D I2 का प्रेशर अपॉन dt इज इक्वल टू +1/2 D HI का प्रेशर अपॉन dt। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि डिसअपियरेंस ऑफ H2 गिवन है, जो H2 का डिसअपियरेंस है वो हमें गिवन है, कितना है, 1 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है ऑफ HI, रेट ऑफ
अपीयरेंस ऑफ एच आई। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई निकालने के लिए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में जो एच आई है उसमें कॉफिशेंट यूज़ है, लेकिन हमें पता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना तो हमें कॉफिशेंट नहीं चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या लिखते हैं कि ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 डी एच आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एच टू अपॉन डी टी। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, आ जाएगा 1 × 10⁻⁴। हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1/2 उधर चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 2 × 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। यहाँ पर हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एच आई निकालना था। और रेट ऑफ अपीयरेंस में मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोफिशिएंट नहीं लेते, ये कोफिशिएंट यहाँ चला गया। फिर क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ऑप्शंस गिवन है, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बट थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस न्यूमेरिकल में। देखो, इन अ रिएक्शन 2x + y gives x2y, द रिएक्टेंट x विल डिसअपियर एट, जो x है वो डिसअपियर होगा और किस रेट पर डिसअपियर होगा वो आपको निकालना है। इसमें 4 ऑप्शंस आर गिवन कि भाई हाफ रेट एज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y, सेकेंड ऑप्शन इज द सेम रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y, थर्ड इज ट्वाइस रेट एज अपीयरेंस ऑफ x2y एंड ट्वाइस रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट्स हैं तो -1/2 डी एक्स का कंसिडरेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वाई का कंसिडरेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी x2 y का कंसिडरेशन अपॉन डी टी। अब एक चीज़ देखो, हमें पूछा हुआ है कि x का जो डिसअपियरेंस है वो किस रेट पर होगा। तो x को हम रिलेट करके देखेंगे, पहले y के साथ, फिर x2y के साथ रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि y और x2y के साथ इसका रेट का रिलेशन पूछा हुआ है। हमें पता है कि जो ये वाला टर्म है x वाला, ये y के इक्वल है, y के रेट के इक्वल है। तो हम क्या लिख लेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस। अगर हमें निकालना हो डिसअपियरेंस, तो कोफिशिएंट हमें नहीं चाहिए, तो कोफिशिएंट यहाँ से निकल के इधर चला जाएगा। एक तो ये इक्वेशन होगी, ठीक है। दूसरा है कि अब मैं क्या करती हूँ, इसको इसके साथ रिलेट करके देखती हूँ, क्योंकि इसका रेट इसके साथ पूछा गया कि इसका इसके रेट के साथ क्या रिलेशन होगा, ट्वाइस होगा या हाफ होगा या इक्वल होगा। तो अब देखो, इसको हम इक्वल करते हैं, इसके दिस वैल्यू को हम इक्वल करते हैं दिस वैल्यू के, तो क्या होगा, यहाँ से 1/2 चला जाएगा इस साइड, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी x2 का कंसिडरेशन, x2y का कंसिडरेशन अपॉन डी टी। अब हमें क्या पता चल रहा है कि जो इसका डिसअपियरेंस है वो क्या है, इन दोनों के ट्वाइस है, ट्वाइस ऑफ y का रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, और ट्वाइस ऑफ x2y का अपीयरेंस, ठीक है, क्योंकि हमें पता है x2y अपीयर हो रहा है, ये डिसअपियर हो रहा है। तो दोनों के केस में क्या हो रहा है, ट्वाइस हो रहा है, ठीक है। जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस है वो दोनों के केस में ट्वाइस ऑब्जर्व हो रहा है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट, कि ट्वाइस रेट एज अपीयरेंस ऑफ x2y एंड ट्वाइस रेट एज डिसअपियरेंस ऑफ y। ये y वाला है और ये x2y वाला है। And the next numerical is, in a reaction BrO3 negative plus 5Br negative ion plus 6H positive ion is giving 3Br2 plus 3H2O। कुछ एक्व स्टेट में है, कुछ लिक्विड स्टेट में। आप देखो, आपको क्या निकालना है, आपको ये बोला कि हाउ इज़ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अंडरलाइन प्रोडक्ट, जो अंडरलाइन प्रोडक्ट है उसका रेट किसके रिलेटेड है, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अंडरलाइन रिएक्टेंट, इसके साथ कैसे रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया, DBrO3 नेगेटिव अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/5 DBr नेगेटिव अपॉन डी टी इज इक्वल टू -1/6 DH आयन का कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 DBr2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 DH2O अपॉन डी टी, H2O कंसंट्रेशन अपॉन डी टी, ये लिख लिया। अब हमें किसको रिलेट करके देखना है, इसको और इसको रिलेट करके देखना है।
ये और ये जब इन दोनों को हम इक्वल करके लिखते हैं लिख के, तो हमें क्या मिलता है कि ये किसके ये जो है 5 है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/3, 5/3 डी बी आर टू अपॉन डी टी। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि जो ये इसका रेट है, बी आर नेगेटिव आयन का रेट है, वो 5/3 टाइम्स है इसके रेट के। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2A इज गिविंग 3B एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर ऑफ A changes from 2 atmosphere to 1.5 atmosphere in 10 सेकेंड। फाइंड, आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, बट रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन एटमोसफेयर पर सेकेंड में एंड इन मोल पर सेकेंड में, मोलर पर सेकेंड में। मीन्स एक बार आपको कंसनट्रेशन की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन निकालना और एक बार कंसनट्रेशन की टर्म में निकालना है और एक बार प्रेशर की टर्म में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। सेकेंड है कि प्रेशर ऑफ बी इन द सेम टाइम में आपको बी का प्रेशर निकालना है। थर्ड, बी का प्रेशर निकालना है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना होगा। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो कि 2A इज कन्वर्टिंग इनटू 3B एट T0। इसका कंसनट्रेशन, इसका प्रेशर कितना था 2 एटमोसफेयर और इसका कितना था 0। बट जैसे जैसे टाइम 10 सेकेंड हो गया, 10 सेकेंड के बाद ये कितना रह गया 1.5 एटमोसफेयर और इसका प्रेशर हमें पता नहीं, ये हमें निकालना है कि बी का प्रेशर 10 सेकेंड के बाद कितना हो गया, वो हमें निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, -1/2 डी। यहाँ पर कंसंट्रेशन जनरली लिखा हुआ है, बट आप यहाँ पे प्रेशर ही लिखोगे। अगर लिख भी दिया तो कोई वो नहीं है, बट एक टेक्निकली जो सही होता है वो हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्रेशर ऑफ ए। सो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, प्रेशर ऑफ ए और प्रेशर ऑफ बी। सो -1/2 डी प्रेशर ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 डी प्रेशर ऑफ बी अपॉन डी टी। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, प्रेशर डी प्रेशर ऑफ ए कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि बाद में उसका जो प्रेशर है वो इतना था, हो गया, पहले इतना था, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये हो जाएगा, डी पी ए निकल जाएगा, चेंज इन प्रेशर निकल गया। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलेगा, 10 - 0 यानी 10, तो ये आ जाएगा 1.5 - 2 कितना होता है 0.5 अपॉन 10। डेसिमल को हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/100 एंड फाइनली ये हमें मिलेगा 5/20। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ एटमोसफेयर पर सेकेंड निकल गया। द नेक्स्ट इज़ कि हमने क्या निकाल लिया, अभी हमने एटमोसफेयर पर सेकेंड में निकाल लिया। क्या निकाल लिया कि जो ए है उसका हमने डिसअपेरेंस निकाला, रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकाला। अभी हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कोफिशिएंट यूज़ होता है, बट रेट ऑफ हमें क्या यहाँ पे क्या निकला, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट क्या 1/2। तो हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है 1/2 डी पी ए अपॉन डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट कुछ भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सारे ही इक्वल होते हैं। अब क्योंकि हमारे पास इसका डिसअपेरेंस था, तो इसलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ए वाला रेट लिया। तो ये कितना आया हमारे पास, ये हमारे पास आया था 1/20। ये हमारे पास देखो यहाँ पे कितना आया था 1/20। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस हमने 1/20 पुट कर लिया और इसको जो कोफिशिएंट था, पावर वाला कोफिशिएंट था जिसको हम डिवाइड में लिखा था, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/40 एटमोसफेयर पर सेकेंड। तो फाइनली वी गॉट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ एटमोसफेयर पर सेकेंड। पहले हमने रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकाला था ए का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मोलर पर सेकेंड में आपको निकालना, मतलब इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन के यूनिट में आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। पी इज इक्वल टू वी इधर चला जाएगा एन बाई वी आर टी। एन अपॉन वी क्या होता है, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स इन अ वॉल्यूम, उसको हम कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। अच्छा, अब हम देखेंगे चेंज इन प्रेशर और चेंज इन कंसंट्रेशन के टर्म में देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा पी, यहाँ डेल्टा सी आर टी। अब एक चीज़ देखो,
डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर, डेल्टा पी अपॉन आर टी। यानी अगर हमें प्रेशर को कंसंट्रेशन के टर्म में करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो प्रेशर आया है रेट ऑफ रिएक्शन में उसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आर और टी से। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो यूनिट है वो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोलर पर सेकंड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी ली है हमने, 0.0821 एटमोसफेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। बट ये लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे 1/12, क्योंकि 1/12 को अगर सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट दिस वैल्यू के इक्वल ही आता है। सो हम क्या करेंगे 1/12 यूज़ करेंगे आर की बजाय। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/40, जो प्रेशर आया था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में वो हो जाएगा 1/40। आर कितना आ गया 1/12, और टेम्परेचर कितना है हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 प्लस करेंगे तो इट विल come out as 300 Kelvin. So put the value of temperature over here. अब क्या करेंगे 12 यहाँ 12 है, यहाँ 300 है, तो 300 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 से 25। सो 1/14 इंटू 25 कितना हो जाएगा 1/1000 हो जाएगा। 1/1000 इज इक्वल टू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। सो फाइनली वी गॉट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर पर सेकेंड में हमें मिल गया। पहले हमने एटमॉस्फेयर पर सेकंड में निकाला था और एटमॉस्फेयर पर सेकंड को मोलर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे आर और टी से डिवाइड करेंगे। द नेक्स्ट इज़ कि हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑफ बी निकालना है इन द सेम टाइम। बी का प्रेशर निकालना है एंड एट द सेम टाइम। बी यहाँ पर क्या हो रहा था, बी यहाँ पे अपीयर हो रहा था, तो अपीयरेंस देखो इसकी। सबसे पहले देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 डी प्रेशर ऑफ बी अपॉन डी टी। अब जो ये जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हमारे पास 1/40 एटमोसफेयर पर सेकंड की फॉर्म में लेना है, एट द सेम टाइम हमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो 3 इंटू 1/40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी पी बी का प्रेशर ऑफ बी अपॉन डी टी, यानी ये आ जाएगा 3/40 एटमोसफेयर पर सेकेंड। यानी बी का जो प्रेशर है जब वो अपीयर होगा प्रोडक्ट की फॉर्म में तो कितना आएगा 3/40 एटमोसफेयर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी तब भी आपको ये करना है, और अगर आपसे ये पूछ लिया कि प्रेशर ऑफ बी कितना होगा एट द सेम टाइम तब भी आपको ये करना है। अब ये जो प्रेशर आया है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में, जो प्रेशर आया है रेट ऑफ अपीयरेंस जो आया है वो क्या आया है कि 3/4 एटमोसफेयर एक सेकेंड में फॉर्म हो रहे हैं। 3/40 एटमोसफेयर एक सेकेंड में बन रहा है। हमें क्या निकालना है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा था कि फाइंड द प्रेशर ऑफ बी एट इन 10 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे कि 3/40 एटमोसफेयर एक सेकंड में, तो 10 सेकंड में कितना प्रेशर होगा 3/40 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 3/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.75 एटमोसफेयर। एंड द नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, देखो फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना ही ज़्यादा रेट होगा हमारे रिएक्शन का। सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इफ concentration is more, rate of reaction is increases. If concentration is less, the rate of reaction decreases. ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन रेट हमारा बढ़ेगा, अगर कम होगा तो कम हो जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कंसंट्रेशन कम हो गया तो क्या होगा, रेट ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्टेंट के नेचर पर भी फैक्टर डिपेंड करता है। ये फैक्टर एक मेजर फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जो आयनिक रिएक्शंस हैं उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट। कोवलेंट रिएक्शन में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। रीजन बिंग इन आयनिक रिएक्शन, सपोज ये आयनिक रिएक्शन है NaCl प्लस AgNO3 इज गिविंग AgCl प्लस NaNO3। इसमें क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसमें जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो ऑलरेडी आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही सॉल्यूशन में जाएंगे ये आयन सेपरेट हो जाएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बना देंगे। दैट मीन्स क्या कि इनको टूटने के लिए NaCl के साथ टूटने के लिए कोई अलग से बॉन्ड नहीं हमें सप्लाई करना, अलग से हमें कोई एनर्जी नहीं सप्लाई करनी पड़ती, ये आयंस एज इट इज़ सेपरेट हो जाते हैं। सो जिसकी वजह से ये रिएक्शन फास्ट होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इन केसेस में इंक्रीज हो जाएगा। इन केस ऑफ कोवलेंट रिएक्टेंट, सपोज
N2 इज रिएक्टिंग विद H2, इट इज़ फॉर्मिंग अमोनिया। N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, H2 में सिंगल बॉन्ड होता है, और अमोनिया में NH3 में ये 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब होता है क्या है कि अगर मान लो N2 और H2 को आपस में रिएक्ट करना होगा तो ये जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी स्लो होगी। रीज़न बीइंग क्योंकि सबसे पहले N2 के बॉन्ड टूटेंगे, फिर H2 के बॉन्ड टूटेंगे, टूटने के बाद ये आपस में ऐड होंगे। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज़ होगी। मीन्स पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके लिए एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जाके बॉन्ड बनेगा। मीन्स इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस को, जिसकी वजह से जो इस रिएक्शन की स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है, और इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। द थर्ड फैक्टर इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजेज सरफेस एरिया। रेट ऑफ रिएक्शन इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया बिकॉज कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम बिटवीन रिएक्टेंट इंक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज होता है सरफेस एरिया के साथ, क्योंकि जो कोलिजन होता है रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट, ज़्यादा कॉन्टैक्ट की वजह से maximum contact, maximum collision, and rate of reaction increases. For example, powdered sugar dissolve faster than sugar cube. जो पाउडर शुगर होगा वो जल्दी डिज़ोल्व होता है, ठीक है, वाटर में, एज़ कम्पेयर टू शुगर क्यूब। शुगर क्यूब को डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। पाउडर्ड शुगर जो है वो, अगर पाउडर शुगर में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे हो जाएंगे, वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे और जल्दी से वो क्या करेंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। ज़्यादा कोलाइड करेंगे विद द वाटर मॉलिक्यूल्स और जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है पीसेस ऑफ वुड बर्न फास्टर देन द लॉग ऑफ ए वुड ऑफ द सेम मास। अगर हम वुड को हमें बर्न करना है, अगर वुड लॉग लेंगे वुड का, उसको जलने में टाइम लगेगा, एज़ कम्पेयर टू पीसेस ऑफ वुड उसको जलने में टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से बर्न हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाए, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कांटेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। मींस एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर इंक्रीज हो जाता है रिएक्टेंट का आपस में, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, उतनी जल्दी प्रोडक्ट बनता है। द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ। एक बार रिएक्शन कंप्लीट होगी, कैटलिस्ट क्या करता है, अपने आप ही बाहर निकल जाता है रिएक्शन से। सो मीन्स हम ये बोल सकते हैं जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, सिर्फ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और ये क्या करता है, जो टाइम होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में करने के लिए वो क्या होता है, कम कर देता है, जल्दी से जल्दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल H2 and O2 doesn't react at room temperature. हाइड्रोजन ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर में आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, बट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया H2O2 के साथ, अगर प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो ये आपस में बहुत जल्दी से रिएक्ट करेंगे, और ये जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा विग्रस भी हो सकती है, ठीक है। तो विदाउट कैटलिस्ट जो रिएक्शन बहुत स्लो है या न के बराबर है, तो अगर हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, यानी ऑन एडिंग कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। द नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ता है। फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दुगना हो जाता है अगर आप 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन में। द नेक्स्ट फैक्टर इज एक्सपोजर टू रेडिएशन। सम केमिकल रिएक्शन occurs only in the presence of light. Such chemical reactions are called photochemical reaction. कुछ केमिकल रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होती है। ऐसे रिएक्शंस को जो सिर्फ और सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होती है हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ H2 and Cl2 टेक्स प्लेस वेरी स्लोली इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर H2 और Cl2 को हमें रिएक्ट कराना होगा तो बहुत स्लो रिएक्ट करेंगे, बहुत टाइम लेंगे, बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट द रिएक्शन टेक्स प्लेस वेरी रिपीटली। लेकिन लाइट के प्रेजेंस में H2 और Cl2 बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट कर देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। So these are the factors affecting the rate of reaction. So student, please like, subscribe my channel for more and more informative videos. Thank you so much.